नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7. Now it is the optional exercise and contains good questions. So let us see it. First question is the ages of two friends. Annie and Biju differs by 3 years. Annie and Biju differs by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie. Annie's father Dharam is twice as old as Annie. एनी की उम्र से उसके पिता दुगने हैं. एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू अपनी बहन की उम्र का दुगना है. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. Find the ages of Annie and Biju. Annie and Biju दो दोस्त हैं. सो मान लीजिए ये एनी है और ये बीजू. सो दीज दे आर फ्रेंड्स. एंड एनी अगर x ईयर्स की है और बीजू y ईयर्स का है तो बीजू अपनी बहन से डबल एज का है. तो बीजू की बहन जो कैथी है, सो बीजू एंड कैथी ये भाई बहन है और ये दोनों दोस्त हैं. तो कैथी कितने साल की हो जाएगी? वो y/2 ईयर्स की हो जाएगी. ऐसा क्यों? क्योंकि बीजू की उम्र अपनी बहन से दुगनी है. तो y/2 की होगी इसकी. तो बहन की उम्र आधी हुई. जब बीजू की उम्र दुगनी है तो बहन की उम्र आधी हुई. अच्छा, एनी के फादर, अब एनी के फादर पे आई, ये तो बच्चे बच्चे हुए. तो एनी के फादर धर्म, एनी के जो फादर धर्म हैं वो एनी से डबल एज के हैं. इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो ये 2x ईयर्स के हुए. अब हमको ये बताया गया है कि एनी एंड बीजू की एज डिफर करती है 3 ईयर्स. हमको ये नहीं पता है कि एनी बड़ा है कि एनी बड़ी है कि बीजू बड़ा है. हमको ये पता नहीं है. लेकिन इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 3 ईयर्स. सो x माइनस वाई भी 3 हो सकता है. अगर एनी बड़ी हुई तो x माइनस वाई 3 हो सकता है. और बीजू बड़ा हुआ तो y माइनस एक्स कितना हो सकता है? दैट इज 3 हो सकता है. तो x माइनस वाई भी 3 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है. हाँ, एक बात जरूर बताई गई है कि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस, दैट इज, अब पिता तो हमेशा बड़ा ही होगा बच्चों से. तो 2x माइनस y/2 इज 30. कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस 30 साल का है, ये बताया गया है. तो लेट
एज ऑफ एनी इज x years and Biju is y years. Age of Kathy is y by 2 years. ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीजू कैथी का डबल एज का है, तो कैथी बीजू की आधी एज की हुई। अच्छा, एक और भी बात कही गई है कि x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। एक और भी चीज इसमें रह गई है, एज ऑफ एनीज फादर। सो एज ऑफ एनीज फादर इज 2x, यहीं पे लिख देते हैं, एज ऑफ एनीज फादर। तो एनी के फादर कितने एज के हुए? 2x ईयर्स, क्योंकि वो एनी की उम्र के दुगने हैं, तो 2x ईयर्स। 4 लोगों की एज बताई गई, एनी की एज, एनी के फादर की एज, बीजू की एज और बीजू की बहन की एज। अब एनी के फादर और कैथी की एज में डिफरेंस 30 साल का है, तो एनी के फादर तो 2x है, कैथी y बाई 2 है, तो ये हो गया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। द डिफरेंस बिटवीन कैथी एंड धर्म, एनी के फादर का नाम धर्म है, सो दैट इज 30 ईयर्स। तो आप इसमें क्या करें, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से करेंगे तो 4x, यहाँ 2 से होगा तो 2 2 कट जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है? सेकंड इक्वेशन में 2 केस हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y और इफ y इज ग्रेटर देन x, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बीजू बड़ा हो सकता है या एनी बड़ी हो सकती है। हमें पता नहीं है कौन बड़ा है, बस डिफरेंस दिया है। अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई 3 है, एनी बड़ी है, और बीजू बड़ा है तो y माइनस एक्स 3 है। हाँ, उनका डिफरेंस 3 का है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों अलग अलग केसेस में ये सेकंड इक्वेशन हो गई। जबकि ये केस 2 हुआ तो ये केस 1 माना जाएगा। ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है। तो इस तरीके से 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। यहाँ इन दोनों के साइन सेम हैं, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा करने से माइनस का 3x आएगा, बड़े का साइन हमेशा आता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 57। तो फिर x क्या हो गया? ये हो गया, माइनस से माइनस कटा और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो अब यहाँ पर x आ गया तो y निकाल लो इसी में रख के। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू है 19, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो y कितना हुआ? 16। तो एनी की एज हो गई 19 ईयर्स एंड बीजू की एज हो गई 16 ईयर्स। एनी इज 19 ईयर्स ओल्ड, बीजू इज 16 ईयर्स ओल्ड। एनी और बीजू की एज पता चल गई। यहाँ देखो, तो ये आपकी पहली इक्वेशन जो थी वो हमने फिर से लिख दी, यही वाली इसके नीचे लिख दी। ये तो दोनों के लिए वैलिड है, सो इसलिए लिख दी। यहाँ पर y निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो सिंपली कट जाएगा, और 4x और माइनस x तो यहाँ 3x बचेगा, और यहाँ पर भी एडिशन करने के बाद 63 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 21। यदि x 21 है तो y माइनस एक्स 3 है, तो x की जगह 21 रख दीजिए, तो y कितना हो जाएगा? 24। अगर y 24 है और x 21 है तो x किसकी एज है?
तो एनीज एज इज 21 years एंड बीजूज एज इज 24 years। दो केस हो सकते हैं, या तो एनी की एज ये है और यहाँ बीच में लगा दो और, या ये होगी या ये होगी। ना अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? One says, give me 100 friend. One says, give me 100 friend. I shall then become twice as rich as you. I shall become twice as rich as you. यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊं। तो पहला वाला क्या कहता है? If you give me 10, so other replies if you give me 10, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. I shall be 6 times, तुम मुझे 10 रुपए दे दो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। I shall be 6 times as rich as you। पहला वाला कह रहा था कि 100 रुपए दो तो दुगना अमीर हो जाऊंगा, ये कह रहा है 10 ही रुपए दे दो तुम तो मैं 6 गुना अमीर हो जाऊं। Now tell me amount of their respective capital। Tell me amount of their respective capital। So let first person has x rupees, उसके पास x रुपए हैं, and second person has y rupees। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला वाला है वो 10 रुपए दे दे, 10 इसने दे दिया, 100 दे दे, पहले कहा गया 100 रुपए, 100 दे दे, और दूसरा वाला उससे 100 ले ले। ये दैट इज ओरिजिनल कैपिटल। ये इन लोगों का कैसा कैपिटल है? ओरिजिनल कैपिटल, बिना दिए लिए, यानी मूल जमा पूंजी, मूलधन है। तो इसने 100 दे दिया और इसको 100 का फायदा हो गया, ये इसी को तो दे रहा है। तो ये जो है ये अब कैसा हो गया? ये पहले वाले का दुगना अमीर हो गया है। ये 100 रुपए लेने के बाद वो कह रहा मैं तुम मुझे 100 रुपए दे दो, देखो इसका 100 कम हो गया, इसका 100 बढ़ गया। तो अब ये इसका दुगना अमीर हो गया। दुगना का मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो उतना अमीर हो गया। एक और भी बात है, पहले तो इसको हम सॉल्व कर लें। 2x minus 200 is equals to y plus 100. So 2x minus y is 100 plus 200. तो 2x minus y is 300। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, एक और भी बात है कि अगर अब y के देने की बारी आई, ये तो x ने दिया, y के देने की बारी आई, y अगर सिर्फ 10 रुपए दे दे और x वही 10 रुपए ले ले, अब x की बारी आई तो x भी बोल रहा है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो। तो x कहता है कि मैं तुमसे, तुम जितने अमीर हो 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो 6y minus 60 is equals to x plus 10।
तो x तो है ही, यहाँ पर x को इधर ले आओ तो -x + 6y, और कांस्टेंट टर्म्स उधर ले जाओ 10 + 60, सो दिस इज -x + 6y = 70। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। लेकिन सेकंड इक्वेशन में यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो आप सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम हो जाएं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे ये -2x हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। ऐसा करने से थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इस थर्ड इक्वेशन के नीचे आप सेकंड इक्वेशन लिख दीजिए, और चूंकि इन दोनों के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के हैं इसलिए इनको सिंप्लीएट कर दीजिए। तो यहाँ पर 11y = 440, तो y कितना हो गया 440/11, 11 से कट करने पे 40 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y हो गया 40, यानी दूसरे पर्सन के पास 40 रुपए हैं। अब एक कोई भी इक्वेशन उठा लो, पहली ही उठा लो, 2x - y 300 है, यही है हमारी पहली इक्वेशन, यही हमने उठा ली। सो अब इसमें y को 40 रख दो, सो दिस इज 300 + 40, सो 2x = 340। तो x कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई 170, तो 170 हो गया। x के पास 170 है और y के पास कितना है 40। ये कह रहा 100 मुझे दे दो, अगर ये 100 दे देगा तो इसके पास 140 हो जाएगा और इसके पास 70 बचेगा, तो हो गया दुगना में। 100 दे दे तो 140 हुआ, और वहाँ 70, तो 70 का डबल ही तो होता है 140। और अगर ये 10 रुपये उसको दे दे तो उसके पास 180 हो जाएगा, और ये 30 रहेगा, तो 30 का 6 टाइम्स 180 होता है। सो फर्स्ट पर्सन हैज़ 1 of them, या first person has 170 rupees and second person has 40 rupees. So first person has 170 rupees और second person has 40 rupees, तो दूसरे वाले के पास 40 रुपए हैं। ऐसा A train covered a certain distance at a uniform speed. A train covered a certain distance at uniform speed. किसी गाड़ी ने एक समान वेग से कुछ दूरी तय की। If the train would have been 10 km/h faster, if the train would have been 10 km/h faster, यदि इतना तेज चलती तो तब क्या होता, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. It would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो वो अपने निश्चित समय से 2 घंटे कम लेती है, जो कि उसका स्टिपुलेटेड टाइम है। नाउ एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, इफ द ट्रेन वर स्लोअर
बाई 10 किलोमीटर पर आवर अगर इतनी धीमी हो जाती तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती. It would have taken 3 hours more than the scheduled time. It would have taken 3 hours more than the scheduled time. दस किलोमीटर अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती तो 2 घंटे पहले पहुंच जाती, और 10 किलोमीटर स्लोवर चलती तो 3 घंटा लेट होती. ऐसी बात कही गई है. सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन. तो हमको ये पता करना है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की. नाउ find the distance covered by train. तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर ये हम पता करें. सो लेट speed of train is x किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर. एंड जो वो डिस्टेंस कवर करती है वो फिक्स्ड डिस्टेंस है, उतना ही वो चल रही है. उसी में कई केस बनाए गए हैं, ऐसे चलती तो वैसे चलती. एंड डिस्टेंस कवर्ड इज y किलोमीटर. ऐसे है. तो ओरिजिनल टाइम क्या है, कितना टाइम वो लेगी? तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ओरिजिनल टाइम कितना ले लेगी, डिस्टेंस कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू y और बाई x. ठीक है. यहाँ पर y क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओरिजिनल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ लिखा है कि नहीं, ओरिजिनल टाइम ये है. अब देखिए, अब केस देखो 1. तो केस 1 में क्या है कि अगर 10 किलोमीटर फास्टर चलती सो न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड x + 10 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस नहीं बदलेगी. सो अगर न्यू स्पीड ऐसे ही है, ज़्यादा तेज चलेगी तो कम समय लेगी. तो न्यू टाइम क्या हुआ, y तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, ये न्यू टाइम है. लेकिन ये टाइम कम लगेगी. जब भी आप तेज दौड़ोगे ना तो जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल, और धीमे धीमे चलोगे तो देर में पहुंचोगे. ये ज़्यादा समय है और ये कम समय है. जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो चीज़ छोटी हो जाती है. तो इसलिए कहा गया कि पुराना टाइम और माइनस नया टाइम, ये देखो, पुराना टाइम माइनस नया टाइम, ये कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 2 आवर्स. पुराना टाइम है ओरिजिनल और ये नया है, तो ये 2 घंटा कम है. तो ओल्ड टाइम अगर मान लो 10 घंटे में पहुंचती थी तो अब 8 ही घंटे में पहुंच रही. कह रहा है 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी. तो 10 - 8 10 - 8 2 हुआ कि नहीं हुआ. या ये भी कह सकते हैं कि दिस ओल्ड टाइम इज न्यू टाइम प्लस 2 आवर्स. ओल्ड टाइम जो है नए टाइम से 2 जोड़ोगे तब आएगा, क्योंकि नया टाइम 2 घंटा कम. केस 2, ये तो केस 1 हो गया.
अब केस 2 देख लेते हैं। तो ये देखिए कि आप इसमें कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं। आप इसमें y कॉमन भी ले सकते हैं, और y कॉमन लेने से 1/x माइनस 1/x प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। ऐसा भी हो सकता है। ओके, और अब जरा देखें केस 2। केस 2 में क्या है, न्यू स्पीड कैसी होगी, वो धीमे चलेगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो न्यू स्पीड होगी वो 10 कम होगी। मान लीजिए पहले 60 से चलती थी ओरिजिनल, तो अब 50 से ही चलेगी। पहले केस में 60 से चलती थी तो 70 से चलेगी, और दूसरे केस में अगर 60 से चलती थी तो 50 से चलेगी। डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी, लेकिन टाइम बदल जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, y यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अगर धीरे चलेगी, ये तो धीरे है, धीरे चलेगी तो देर पहुंचेगी। अब ऐसे केस में जबकि न्यूमरेटर छोटा कर दिया तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। सो ये जो टाइम है, न्यू टाइम x माइनस 10 और पुराना टाइम, ये 3 आवर्स का डिफरेंस है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि t डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि नया टाइम अब क्या है, वो धीमे धीमे चल रही है तो वो ज़्यादा स्लो हो गई। तो इस तरीके से नया टाइम पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। आप ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो कि नया टाइम पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। एक ही चीज़ है, वही हमने लिखा है, नया टाइम माइनस पुराना टाइम। और जबकि पहले वाले में क्या था, जो नया टाइम था वो पुराने टाइम से 2 घंटे कम था। तो उसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा कि दैट इज पुराने में 2 घंटे कम कर दो। तो इस तरीके से t माइनस टी डबल डैश इज इक्वल टू 2। तो ये हमने यहाँ पे किया। तो दोनों चीज़ें आपको बस ऐसे ही समझनी है कि स्लोवर कौन सा और फास्टर कौन सा, डिनोमिनेटर देख के पहचान जाना। डिनोमिनेटर बड़ा है तो चीज़ छोटी है, और डिनोमिनेटर छोटा है तो चीज़ बड़ी है। हमेशा डिनोमिनेटर ही तो तय करता है कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी। फ्रैक्शन में तो यही होता है। तो अब ये देख लो, इसमें भी y कॉमन निकाल लीजिए। y कॉमन निकाल लेने पर 1/x माइनस 10 माइनस 1/x ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये चीज हो गई। अब देखिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों में आपस में डिवीजन कर दीजिए। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, y 1/x माइनस 1/x प्लस 10, लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड 1/x माइनस 10 और 1/x। देखो लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड किया, और राइट का राइट में डिवाइड, हो गया डिवीजन। ऐसा करने से y एलिमिनेट हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ऐसा करने से 3 बाहर आ जाएगा, और 1/x माइनस 1/x प्लस 10, और वहाँ 2 बाहर रहेगा, 1/x माइनस 10 और माइनस 1/x, ये आ गया। ये चीज़ हो गई। अंदर ही अंदर अब इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो 2 चीज़ आएंगी, x भी आएगा, x प्लस 10 भी आएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लो, x भी आएगा और x माइनस 10 भी आएगा। 3 बाहर रहेगा। अच्छा, x से इसमें डिवाइड करो तो ये बचेगा x प्लस 10, और माइनस x प्लस 10 से डिवाइड करो तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ जरा देखिए, इससे डिवाइड कर दो तो x बचेगा, और माइनस इससे डिवाइड करो तो x माइनस 10 बचेगा। तो इसमें देखने से ये लगता है कि x से x कट गया,
और नीचे के x से नीचे का x कट गया, और ऊपर देखो x माइनस x, तो x में से x कट गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हुआ कि नहीं, +10। तो +10 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में देखो ऊपर क्या बचा है, 3 इंटू 10, सिर्फ 10 बचा है, तो 30/x + 10, और राइट हैंड साइड में क्या बचा है, 20/x - 10। ये दोनों तरफ में 10 से डिवाइड करो तो 0 0 कट जाएगा, 10 से, यानी 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। सो 2/x + 10 इज इक्वल्स टू 3/x + 10। 3/x + 10 इज इक्वल टू 2/x - 10। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3x - 10 is 2x + 10, so 3x - 30 is 2x + 20। x को एक तरफ ले आओ तो 3x - 2x क्या होगा, 3x - 2x, और राइट में क्या चला जाएगा, 20 + 30, 30 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3x - 2x, तो x कितना आ गया, x हो गया 50। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 50 km/h। x तो हमने स्पीड मानी थी, तो इट इज़ 50 km/h। ये तो x आ गया, हमें x चाहिए ही नहीं, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, लेकिन x आया है अभी। नाउ अब देखिए कि जब x आ गया है तो किसी एक इक्वेशन में डाल दें, y आ जाएगा। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, मान लीजिए इसी में डाल देते हैं, तो y 1/x - 10 और -1/x इज इक्वल्स टू 3, ये वाली इक्वेशन ले ली, इसी में डाल दिया, और x को 50 डालना है। सो y 1/50 - 10 और -1/50 इज इक्वल्स टू 3। 1/40 - 1/50 इज इक्वल्स टू 3। अब 40/50 का कितना होता है, ये हो जाएगा 200 ले लो, तो ये 5 और ये 4 और y बाहर, दिस इज इक्वल्स टू 3। सो y/200, क्योंकि 5 - 4 कितना होता है, 1। सो y कितना हो गया, 2 इंटू 200 इंटू 3, तो 600 किलोमीटर, ये चीज़ हो गई। सो y इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। देखिए ये जो हमारे पास दो इक्वेशन थी, तो दो इक्वेशन आपने कौन कौन सी बना ली थी, मैं दूसरा मेथड बताता हूँ कि y/x माइनस y/x + 10 इज इक्वल्स टू 2, एक ही इक्वेशन है, ओके। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y/x - 10 और -y/x दैट इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब चेक करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ओके। नाउ इसको हम लोग अलग से सॉल्व करें, तो अलग से सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी में पहले अंदर ही अंदर एलसीएम ले लें और दूसरे में भी एलसीएम ले लें। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप
डिवाइड ना करें, डिवाइड से बच जाएं, तो 1/x माइनस, तो पहले एलसीएम ले लें, है तो एक ही बात, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ x से डिवाइड किया तो x प्लस 10, इससे डिवाइड किया तो x और y, दिस इज इक्वल टू 2, ये x कट गया। जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो x x चला जाएगा और x प्लस 10 बचेगा, और इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा और x बचेगा, तो x x कट गया। तो अब आ गया 10y अपॉन x और x प्लस 10, इट इज इक्वल्स टू 2, ये तो 10y आ गया। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि 10y इज इक्वल्स टू 2x और x प्लस 10, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब सेकंड इक्वेशन उठा लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि अब थर्ड बन गई है। सेकंड है y अपॉन x माइनस 10 और माइनस y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये इसमें y कॉमन ले लें और x माइनस 10 और 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3, सो x माइनस 10 इंटू एक्स, तो यहाँ इससे डिवाइड करो तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पर इससे डिवाइड करो x से तो x माइनस 10 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3, x से x कट जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 10y अपॉन x और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3, सो 10y इज इक्वल्स टू x माइनस 10, ऐसा हो गया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपके सामने है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी 10y है और ये भी 10y है। जब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में 10y ही आ गया है तो क्यों ना राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें। राइट हैंड साइड में क्या है, 2x x प्लस 10 और यहाँ क्या है, दैट इज 3x और x प्लस 10। सो कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि दोनों के लेफ्ट में 10y है ना, यहाँ भी 10y और यहाँ भी 10y है कि नहीं, 10y। सो 2x x प्लस 10 इज 3x x माइनस 10, ये हो गया। अब जरा देखिए, सो 2x स्क्वायर प्लस 20x, 3x स्क्वायर माइनस 30x, ये हो गया। अब 2x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये चीज हमने कर ली, ठीक है। और यहाँ माइनस 30x है, सो माइनस 30x माइनस 20x, और उधर कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें मैंने इधर ले ली, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 50x इज 0, तो x और x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला 0 हो जाए या दूसरा 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए। तो ट्रेन की स्पीड 0 तो हो नहीं सकती, तो ये नॉट पॉसिबल, या रिजेक्टेड केस ये हो सकता है, तो x इज इक्वल्स टू 50, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब जबकि x आ चुका है तो ये चीज़ इसमें पुट कर दो और y पा लो, तो 10y इज इक्वल्स टू 3x x माइनस 10, सो इट इज 3 इंटू 50 और 50 माइनस 10, और सिर्फ यहाँ y रहने दो, बाकी नीचे 10 ले आओ, भाई ये 10 भी तो नीचे आ जाएगा। तो इस 0 से ये 0 कटा और अंदर आया 40, बाहर आया 15, तो 15 इंटू 40, तो ये 600 किलोमीटर आ गया। सो दिस इज वाई, ऐसा हो सकता है।
तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। जो मेथड आपको ठीक लगे, डिवीजन का ठीक लगे या ये ठीक लगे, कोई भी कर लें। नाउ अब देखिए, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर made to stand in a row. If 3 students are extra in a row, if 3 students are extra in a row, तो क्या होगा? Then there would be 1 row less. Then there would be 1 row less. अगर हर एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दिया जाए, तो 3 बच्चे बढ़ा दोगे तो एक रो कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं बच्चों को पीछे खड़ा कर दो। एक रो के बच्चों को बोलो जाओ सब लोग पीछे खड़े हो जाओ थोड़ा थोड़ा, तो सब में 3-3 बच्चे खड़े हो जाएंगे, एक रो कम हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, और सब में से पीछे से कम कर दिए जाएं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो को छोटी कर दी जाए, लाइन बच्चों की लाइन को प्रेयर के टाइम पे जो होती है। सो देन देयर वुड बी 2 रो मोर। देयर वुड बी 2 रोज मोर। तब 2 रो ज्यादा बनानी पड़ेंगी अगर 3-3 बच्चे हर रो से घटा दो। तो आपको ये बताने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। फाइंड the number of students in class। कितने बच्चे हैं? मान लीजिए कि जैसे ये रो है और इसमें y बच्चे हैं, और ऐसी रोज भी होंगी, कुछ रोज होंगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ऐसे ये रोज हैं और ये बच्चे खड़े हैं। तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारी रोज हैं, हमको पता नहीं कितनी हैं, लेकिन मान लें ऐसी x रोज हैं। सो ये कितनी रोज हैं? x रो। सो x रोज हैं और हर रो में y बच्चा है, तो कितने बच्चे हो गए? मान लो 10 रो हैं और हर रो में 10 बच्चा है, तो 10 × 10 100 बच्चे हो गए। सो लेट there are x rows and y students in each row। हर रो में y बच्चे हैं और x रोज हैं, 10 रो हैं और हर रो में 10 बच्चा है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? x y। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स XY है। अगर मान लीजिए हर रो में 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, सो फर्स्ट केस 3 बच्चे बढ़ा दिए जाएं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो रो कितनी हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ रोज ऐसा करने पे कम हो जाती, एक कम हो जाती, लिखा है कि नहीं? 1 रो लेस। सो नंबर ऑफ रोज x - 1 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। पहले y बच्चे हुआ करते थे, अब y + 3 हो गए।
क्योंकि हर रो में आपने 3 बच्चे बढ़ा दिए, यहाँ वाली लाइन को पूरी हटा दी, बोला पीछे जाके खड़े हो जाओ, तो अब हर लाइन में 3-3 बच्चे बढ़ गए, लेकिन एक रो कम हो गई। लेकिन टोटल जो पूल ऑफ स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट थोड़ी ना कम ज़्यादा हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों को इधर उधर खड़ा करोगे, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट भी एक्स वाई ही होगा। सो x माइनस 1 नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो ये नई नंबर ऑफ रोज हैं और ये न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हैं, ये तब भी एक्स वाई ही रहेंगे। सो न्यू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो ये दोनों मिलके तो उतने ही बच्चे हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करो, x से y प्लस 3 में और -1 से y प्लस 3 में मल्टीप्लाई करिए, ऐसा करने से x y आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यदि एक्स वाई कैंसिल कर दिया जाए, इधर ला के करोगे तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, जो कि पहली कंडीशन बन गई। अब सेकंड केस देखो, यदि हर रो में से 3 बच्चा घटा दिया जाए, सो न्यू नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, न्यू नंबर ऑफ रोज, तो 2 रो बढ़ जाती हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो कैसे 2 रो बढ़ गई, क्योंकि आपने हर रो में से 3 बच्चा कम कर दिया। 3 बच्चे कम कर दोगे तभी तो रो बढ़ेंगी, और उनको बोल दो आगे जाके खड़े हो, नई रो बनाओ। तो अब इस केस में क्या होगा कि x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तब भी बच्चे तो वही रहेंगे। तो एक बार x से y माइनस 3 में मल्टीप्लाई करो, और एक बार 2 से y माइनस 3 में मल्टीप्लाई करो, ऐसा कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अब देखिए, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सो x से मल्टीप्लाई करिए पहले, तो एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, सो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। 6 को उधर ले जाओ, उधर 0 था तो 6 ले जाओ। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है, जबकि ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो, सो इक्वेशन 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, तब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। देखो पूरे में 2 2 का कर दिया, 2 2 2, और उसके नीचे ये इक्वेशन लिख दो। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका ये कोफिशिएंट मिल रहा था, तो हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। y को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, x ही मिल रहा है। जब एक चीज़ मिल जाए तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। इसी के नीचे बस लिख दो फर्स्ट वाली, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, वैसे ही लिख दीजिए फर्स्ट। और अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, तो ये कट गया, तो यहाँ y हुआ और ये 9, तो हर रो में 9 बच्चे हैं। अच्छा, अब x की वैल्यू भी निकालो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 12,
So x is equals to 12 by 3. So x is equals to 4. So there are 4 rows. There are 4 rows, and in each row there are 9 students. लेकिन हमसे पूछा गया उस क्लास में कितने बच्चे हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई. तो x है 4 और ये है 9, तो इट इज 36 स्टूडेंट्स. 36 स्टूडेंट्स. तो एक क्लास में 36 बच्चे तो ठीक हैं, अच्छी क्लास है. तो देयर आर 36 स्टूडेंट्स. नाउ अब जरा देखें, 5th क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 3 एंगल B, और इसके अलावा इज इक्वल्स टू, फिर से इसको फर्दर इक्वेट किया गया है. तो अगर फर्दर इक्वेट किया गया है 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, ये फाइंड द 3 एंगल्स. फाइंड द 3 एंगल्स. सो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं. अच्छा, एक चीज और भी है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. यदि किसी ट्रायंगल में 3 एंगल हैं तो एंगल A प्लस B प्लस C तीनों का सम 180 होगा. अब जरा देखिए कि यहां पर ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, C की जगह तो 3 एंगल B लिख देंगे. जो C है वहां पर ये दे रहा है, तो ये चीज लिख दो. C कितना है? 3 एंगल B, तो लिख दीजिए 3 एंगल B. और B की जगह भी एंगल B ही लिख दीजिए. B की जगह B लिख दिया और C की जगह जो वैल्यू थी वो लिख दिया. अब A की जगह भी B के टर्म्स में लिखनी है, तो कैसे लिखें जरा देखो. तो इसको ऐसे करो कि 3 एंगल B कितना है, इस 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B, ये लिखा है. 3 एंगल B किसके इक्वल है? इसको अब इसके इक्वेट करो. 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B है. 3 एंगल B है तो 2 एंगल B इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा. 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A. तो ये सिर्फ एंगल B बचा. तो अगर हमें एंगल A लिखना है तो क्या वो हाफ एंगल B होगा? तो हाँ, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा. तो मैं एंगल A की जगह हाफ एंगल B लिख देता हूँ. ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एंगल A हाफ एंगल B है, तो A की जगह भी B का लिख दिया. B तो B ही है, और C की जगह भी B लिख दिया. अब सब कुछ B बन गया है, जो कि 180 डिग्री है. यदि मैं इसमें 2 LCM ले लूँ तो ये एंगल B बचेगा, ये 2 एंगल B हो जाएगा, और ये 6 एंगल B हो जाएगा, क्योंकि 2 LCM है. तो इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 180 डिग्री. 6 2 8 और 1 9, 9 एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि नीचे का 2 उधर चला गया. और ऐसा करने से जो एंगल B है वो कितना हो गया? 40 डिग्री. यदि एंगल B 40 डिग्री है तो एंगल C कितना हुआ? इट इज 3 एंगल B. So this is 3 times of 40 degree. So it is 120 degree. C आ गया. अच्छा, एंगल A जो है वो हाफ एंगल B है.
सो हाफ इंटू 40 डिग्री जो कि 20 डिग्री हुआ। तो ये बताओ 120 40 हो गया 160 और 20 80 हो गया कि नहीं? देखो 120 प्लस 40 160 और प्लस 20। तो इस तरीके से एंगल ए 20 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री, और यही हमारा आंसर हुआ। ये बात हो गई। तो ए बी सी निकालना था, एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसको निकाल लिया।